जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, आज जीएस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी क्वेश्चनों को पहले तो नोट करेंगे और यहाँ पे वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। कल में कितने दोस्तों ने मुझे प्रॉपर कमेंट किया है। देखिए यहाँ पे ललित भैया कह रहे हैं नहीं, क्योंकि मैंने इनसे ये पूछा था कल, आप मुझे शायद मिले थे, एक ललित नाम का लड़का मुझे कल मिला था, तो मैंने सोचा शायद यही ललित हो, तो इसलिए मैंने पूछा। इन्होंने कहा नहीं हो सबीना, यहाँ पे 150 का आंसर राजस्थान, बिल्कुल आप सही आंसर बता रहे हो। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हैं, थैंक यू सो मच सर। अवनीश भैया कह रहे हैं सर हमारे गरीब खाने भी ज़रूर आना चाय पीने। अरे अवनीश भैया आप पहले तो गरीब नहीं, हम लोग, हमारी जो आर्थिक स्थिति है ना वो ठीक नहीं है ना। ये मत बोला करो कि हम गरीब हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि हाँ आप सिलेक्शन लो, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने। और यहाँ पे देखो ये सत्यनारायण भैया हैं आंसर बता रहे हैं, तुषी चौहान हैं, मनीष कश्यप हैं, और अवनीश भैया फिर से यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि 14 का बी होगा। और यहाँ पे देखो सीमा है, सोनू खन्ना भैया है, ये किसी का आंसर बता रहे हैं। योगेश भैया कह रहे हैं सर मुझे आरपीएफ क्लास चाहिए, डेली चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एक दिन छोड़कर नहीं चाहिए। और इन्होंने आगे बोला था, देखो मुझे याद है कि जो एसएससी जीडी की है वो हो या ना हो क्लास, लेकिन आरपीएफ की चाहिए। तो बिल्कुल योगेश भैया आपको डेली क्लास मिलेगी आरपीएफ की। और यहाँ पे देखो सौरभ भैया आंसर कर रहे हैं, सिमी कोइन है, सिमी कह रही हैं सर जी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम डेट निकल गया है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट नहीं निकला है, क्यों ऐसा हुआ है। और इन्होंने आगे लिखा था, मुझे याद है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉर्म जो है वो रद्द हो जाए, तो रद्द नहीं होगा, ठीक है ना। जयदीप हैं, गिरिराज भैया हैं, अजरुद्दीन हैं और राजन कुमार हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने कर लिया सर थैंक्स, तो भैया राजन थैंक्स। और यहाँ पे अजरुद्दीन हैं, अनुभव भैया हैं, अनुभव शर्मा। और यहाँ पे ललित भैया फिर से कमेंट कर रहे हैं, पूर्णिमा है, राजन कुमार हैं, योगेश भैया हैं, और यहाँ पे ललित भैया हैं, काजल कश्यप हैं, राजन हैं, प्रियंका हैं, शिल्पा हैं, सचिन हैं और ओमबत्ती हैं, और यहाँ पे राजकुमार हैं और रूबी सिंह हैं और पटेल वंदना पटेल, ठीक है। और यहाँ पे पारस भैया हैं, पारस भैया कह रहे हैं सर नाम लेते हो तो ना सच्ची सुकून मिलता है, प्रणाम गुरुजी, सिलेक्शन के बाद ज़रूर मिलेंगे। अरे भैया बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और आपको सुकून मिलना चाहिए। और ये बात बाकी हमारे दोस्त ये हैं। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। पहले तो यहाँ पे पेन वाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। अभी मैंने आपको बताया था कि 90 सीट में से 48 सीट बीजेपी ने जीती है ना, हरियाणा इलेक्शन में। तो बिल्कुल अब हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे आपके नायब सैनी जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ठीक है ना। नायब सिंह सैनी आप याद रखेंगे नाम को, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, यहाँ पे देखो ये मुख्यालय तो हम लोगों ने बिल्कुल रट रखे हैं, है ना, रोज करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना गोरखपुर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1952 में, है ना, 1952 में हुई थी। और ये जो सिकंदराबाद है ये किसका है, तो याद रखना भैया ये दक्षिण मध्य रेलवे का है ना, दक्षिण मध्य रेलवे का है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1966 में, है ना। और यहाँ पे देखो जो हाजीपुर है ये किसका मुख्यालय है, तो याद रखना पूर्व मध्य रेलवे का, किसका, पूर्व मध्य रेलवे का है। इसका स्थापना कब हुआ था, देखो ये नोट करते हुए चलो दोस्त, 2002 में, है ना, 2002 में। तो बिल्कुल अब यहाँ पे जो 3 आपने किए हैं ये आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर राजनीतिक पूछे जाएंगे तो आप गोपाल कृष्ण गोखले जी को टिक करेंगे, ये तो बहुत ही ईजी था। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि उनके महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे, दार्शनिक गुरु पूछे जाते तो आप क्या बताते। तो याद रखना लियो टॉलस्टॉय, है ना, लियो टॉलस्टॉय आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था भारत में वो कब हुआ था, तो वो भी याद रखना 1917 में। जैसे ये महात्मा गांधी जी का पहला था, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का पहला ये सत्याग्रह था, याद रखना। और ये चंपारण में हुआ था, है ना, तो ये भी आप चंपारण सत्याग्रह आपको याद आ गया होगा, याद रखना 1917 में पहला था गांधी जी का। और चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। देखो इसकी एक खासियत भी बताऊंगा, पहले तो ये बताओ कि ये पारित कब हुआ था। पारित हुआ था ये 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। और 1919 13 अप्रैल को वो भी तो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, तो वो भी हुआ था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो एक बात याद रखना, जो ये रॉलेट एक्ट था ना, इससे काला कानून भी कहते थे। काला कानून का मतलब ये कि इसमें ना कोई वकील ना कोई दलील, मतलब कुछ भी पता नहीं, बस सीधा आपको जो अंग्रेज पुलिस थी वो उठाएगी और जेल में बंद कर देगी, ठीक है ना, जो सजा चाहेगी वो देगी, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया है। तो ये फिर क्या है? काला कानून है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप नहीं भूलेंगे। 1918 में वो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, है ना। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? तो वो 1918 में हुआ था। और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में याद रखना होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और इसे बाद में ना अपने नोट्स कर लिया करो। बस पहले मैं जब बता रहा हूँ आप सिर्फ सुनो, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बाद में ये सब नोट कर लेना है। और बाद बाकी पीडीएफ तो मैं आपको कल की क्लास का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है ना। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं ज्वाइन हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने बोला हो तो रिप्लाई को चेक कर लेना, मैंने वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया होगा। और डायरेक्ट चाहो तो चैनल को खोल के जाके आप ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। भाई बिल्कुल, ये तो पूरे देश में होना चाहिए, है ना। संस्कृति को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की जो तैयारी है वो कौन सा राज्य कर रहा है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? और पहला राज्य भाई आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से मानव रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? निम्न में से मानव रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वो क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे याद रखना स्फेग्मोमोनोमीटर, है ना, स्फेग्मोमोनोमीटर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए। अब हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर भी मैंने आपको बताया था, ये वायु की आर्द्रता नापने के काम आता है ना, वायु की आर्द्रता नापने के काम आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगें नापी जाती हैं, है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे जो भी मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ही आप ये भू देखेंगे ना सिस्मोग्राफ, आपको याद आ जाएगा कि भैया ने भूकंपीय तरंगें बताई थी। तो बिल्कुल आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते हुए चलेंगे। और अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और बाद बाकी एसएससी जीडी के लिए मैंने आपको बता दिया है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना। आज हालांकि क्लास नहीं हो पाएगी, कल संडे को मैं एसएससी जीडी की क्लास दे दूंगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे सही जवाब आपका भाग 5 हो जाएगा, है ना। भाग 5 ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो सही जवाब है हो जाएगा। और अध्याय भी याद रखना 4 में, है ना। कौन से अध्याय में? अध्याय 4 में। बताओ भाग 4 किससे संबंधित है? ये तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बार किया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे आपके। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो देखो भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है, भाग 2 जो है वो 5 से 11 तक है, और भाग 3 जो है वो 12 से 35 तक है। तो भाग 4 कहाँ से होगा? 36 से 51 तक, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे याद रखना। और भाग 6 जो है आपका, भाग 6 जो यहाँ पे दिया गया है, ये याद रखना, ये राज्य सरकारों के कामकाज से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है ना। तो राज्य सरकारों के कामकाज से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार, है ना। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। तो न्यू जलपाईगुड़ी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हुबली में आपका वो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, है ना, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जो कि कल मैंने शायद आपको बताया भी था, कितना था? 1507 मीटर का, है ना, 1507 मीटर का। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से राज्य सरकार से संबंधित कर नहीं है।
निम्न में से राज्य सरकार से संबंधित कर नहीं है। अब राज्य सरकार कौन से कर लगाती है और केंद्र सरकार कौन से कर लगाती है, जो कि आपके उनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर भी होते हैं, है ना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी आपको बताऊंगा कि जो राज्य सरकार से संबंधित आपका आयकर नहीं है, उपहार कर नहीं है ना, ये कौन लगाते हैं, ये सब लगाती है केंद्र सरकार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपका भू राजस्व कर हो जाएगा और कृषि आयकर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा और आपका वो हो जाएगा स्टाम्प शुल्क हो जाएगा, है ना, स्टाम्प शुल्क हो जाएगा और आपका वो आ जाता है पथकर, है ना, पथकर। तो ये सब कौन लगाता है, ये आपकी राज्य सरकार लगाती हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब आप नोट कर लेना और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्न में से 11वीं अनुसूची संबंधित है। निम्न में से 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है इनमें से। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका जो प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा पंचायती राज से। पंचायती राज, यहाँ पे आपके प्रश्न का ऑप्शन सी जो दे रखा है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक याद रखना, जो दल बदल निरोधक उपबंध है ना, कानून है, दल बदल कानून जो है वो याद रखना, वो 10वीं अनुसूची में आता है। कौन सी, 10वीं अनुसूची में। नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो याद रखना नगर पालिका जो है ये 12वीं अनुसूची में आता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना अपनी नोट्स पे और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये मैंने आपको पहले बताया भी है ना। देखो मुझे याद है तो आपको भी बिल्कुल याद होगा क्योंकि मैंने बताया। और यहाँ पे सही जवाब आपका सौरभ गंगुली जी, ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखे हैं वो हो जाएंगे आपके सही जवाब। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। भाई सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे छोटा जो महासागर है वो कौन सा। देखो यहाँ पे सबसे छोटा जो पूछा गया है, प्रश्न का जवाब हो जाएगा आर्कटिक महासागर, है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी जो दे रखा है आर्कटिक महासागर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रशांत जो है ये पहले तो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे गहरा भी है ना। और इसका सबसे गहरा पॉइंट वो है, क्या बोलते हैं, मारियाना गर्त, है ना, मारियाना गर्त, जो कि उस दिन हम लोगों ने पढ़ा भी था, है। और यहाँ पे देखो जो दक्षिण चीन सागर दे रखा है ये क्या है, तो याद रखना ये सबसे बड़ा सागर है। अगर सागर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, सबसे बड़ा सागर पूछा जाएगा तो दक्षिण चीन सागर है, लेकिन अगर सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप मारियाना ट्रेंच और ये सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे छोटा जो महासागर मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से कथकली के गीतों की भाषा क्या है। अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि जो कथकली है वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता देते हैं, है ना, कि भैया ये कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने भाषा पूछ ली है तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ देखो इनसे संबंधित जो कलाकार होते हैं, ठीक है ना, जो भी आपके लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो भी याद रखना, उनसे संबंधित जो भाषाएँ हैं वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो कथकली के गीतों की जो भाषा है ना वो केरल की भी भाषा है, क्या, मलयालम, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कथक है ना, कथक वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो याद रखना भैया उत्तर भारत से संबंधित है ना। किससे संबंधित है, उत्तर भारत से। और वैसे ऑप्शन में अगर आपको उत्तर प्रदेश भी मिलता है तो आप लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अगर यक्षगान की बात करें तो यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है ना, तो ये भी आप याद रखना। और देखो आपका वो एक है केरल से संबंधित, क्या उसका नाम था, देखो मोहिनी अट्टम, है ना, कौन सा, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी आप याद रखना, ये आपका किससे संबंधित है, केरल से। स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न का जवाब भी आपका ऑप्शन सी मलयालम हो गया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे दिया है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो आप बिल्कुल राइट आंसर करना, अगर नहीं पता है तो स्किप कर देना। और अगर आप नोट करें तो मलयालम आप नोट करो, ठीक है ना। अब ये भी आपका मलयालम भाषा हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्त राज्य सरकार का। किसका होता है,
राज्य सरकार, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा देंगे सही जवाब और स्क्रीनशॉट लेते हुए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो प्रश्न का जो जवाब है वो आपका एडवर्ड टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। और जो आपका परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। राइट ब्रदर्स से आप क्या याद रखेंगे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने विमान का आविष्कार किया गया था। किसका? विमान का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो हमारे जगदीश चंद्र बोस जी हैं इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखना क्रेस्कोग्राफ का। किसका? क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार है वो किसने करा था? वो आपका करा था जगदीश चंद्र बोस जी ने। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम मतलब विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना सही जवाब? देखो थोड़ा सोच समझ के जवाब लगाना। और यहाँ पे सही जवाब आपका दुबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुबई। ऑप्शन सी जो दे रखा है बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 18वें में पहुंच गए हैं। मैं सिर्फ एक बार यही कहूँगा कि जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है उसको इस बार वाकई में 100% सिलेक्शन मिलेगा। मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो मैंने कहा है वो सत्य साबित हो। और देखो दोस्त, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो मैं बिल्कुल भी क्लास में समय नहीं बर्बाद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं ना वो सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं बिल्कुल। और देखो अपना कमेंट आपको करना है, ठीक है ना, जिसमें आपको आंसर अगर पता है तो कमेंट कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि पता नहीं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कभी सुनने को मिलूँ या नहीं। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। और अगर बाकी में अपने भाई की हेल्प करना चाहते हो, एक समोसा अगर खाना चाहते हो मेरी तरफ से, तो यार थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल दोस्त हैप्पी चलेंगे। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? भाई आपको पता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज भाई ऊंट को ही बोलते हैं, है ना, रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इतनी हिंट मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया राजस्थान। राजस्थान के किस जगह पे लगता है? तो ये अजमेर के पास वो पड़ता है, अजमेर के पास में पुष्कर पड़ता है ना। पुष्कर मेला आपने सुना होगा। तो पुष्कर मेला जो है वो ऊंट के प्रसिद्ध व्यापार के लिए वार्षिक मेला है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्त, और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो पुष्कर है ना, ये क्यों मेला और ये फेमस है पता है आपको? पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी की मूर्ति, वो ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ पर? पुष्कर में, है ना। ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो कहाँ पर है? पुष्कर में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो मैं आपको बताऊं, जो ये प्रयागराज दे रखा है तो प्रयागराज में कुंभ होता है ना, कुंभ होता है। और कुंभ जो है कितने वर्ष बाद होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो अब महाकुंभ होने वाला है, जो महाकुंभ होने वाला है वो 2025 में होगा। और कहाँ पर होगा? ये होगा आपका कहाँ पर? प्रयागराज में। तो बिल्कुल आप सभी जाइएगा, महाकुंभ घूम के आइएगा और गंगा मैया के स्नान करिएगा, है ना। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। संगम में जाओगे, संगम है ना वहाँ पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो आरंभ है वो कब हुआ था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया ये 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। 1896 को, हाँ सही है। मैं यहाँ पे 86 की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे याद रखना 6 अप्रैल यही तो होता है, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। तो ये आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और इसका जो आयोजन है वो 4 वर्ष बाद होता है, हर 4 वर्ष के अंतराल पे होता है,
आधुनिक ओलंपिक खेलों का, तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो 1913 है ना, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ओलंपिक ध्वज होता है ना, झंडा जो है, उसमें देखा होगा आपने ऐसे रिंग हैं, कितनी रिंग हैं, उस दिन मैंने पूरा बताया था कि किस देश से ये रिंगें संबंधित, किस देश को दर्शाती हैं, है ना, यूरोप एशिया सबको दर्शाती है, किस किस को दर्शाती है, मैंने सब बताया था। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो इसके ध्वज को जो मान्यता है ना, वो 1913 में मिली थी। ध्वज को जो मान्यता है वो 1913 में, और पहली बार फहराया गया था 1920 में, है ना। पहली बार जो फहराया गया था वो 1920 में। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये हमारा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, एक वरदानता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो मतलब कि आप समझ सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कलर विजन। कोई दोस्त अगर आर्मी की तैयारी किया होगा और फिजिकल उसने क्वालिफाई किया होगा तो उसे पता होगा कलर विजन का एक टेस्ट होता है। एक बुक होती है, उसमें एक साइड मतलब कलर से ऐसे बिंदी होती है, उनमें कुछ लिखा होता है। तो अगर जिसको कलर विजन होगा ना, वो नहीं बता पाएगा कि क्या लिखा, और जिसको नहीं होगा वो देखते ही बता देगा कि इसमें 5 लिख रहा है, इसमें 6 लिख रहा है, या क्या लिखा हुआ है। और इसमें से पता है एक समस्या और होती है, मैं आपको बताऊं कि इसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएगा, उसे लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा। इसमें पता क्या होता है, ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं मिलता है, क्योंकि भाई जब बत्ती लाल होगी आपको हरी दिखेगी, है ना, और जब हरी होगी तो आपको लाल दिखेगी, है ना। तो ये चीज़ जो है, इसलिए ड्राइवरी लाइसेंस नहीं मिलता है, ये भी आप ध्यान रखना। और कभी कभी क्या होता है, इन लोगों को पीला भी, पीला नहीं, नीला, जो यहाँ पे पीला बता रहा हूँ, इनको नीला कलर भी नहीं दिखता है ना, नीले कलर को भी पहचानने में दिक्कत होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी पता है, इसकी जो पहली बार खोज करी थी वो किसने करी थी और कब करी थी। तो इसकी जो सबसे पहले खोज है वो करी थी हैरनर था एक, कौन, हैरनर, ठीक है, हैरनर नाम का था वैज्ञानिक, और 1876 में करी थी। कब, 1876 में करी थी, ये 6 बना है, तो 1876 में करी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। और ये कोई ऐसा नहीं होता कि जन्म से हो, जन्म से भी हो सकती है और वैसे भी। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, पुरुषों में होती है, महिलाओं की अपेक्षा महिलाओं में कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है, ये भी आप ध्यान रखना। और देखो यहाँ दिया है, निम्न में से प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। प्रोटीन का पाचन जो है वो किस अंग में होता है। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। और देखो, जो आप खाना खाते हो ना, जो भोजन खाते हो, उसका अपशोषण कहाँ होता है, तो उसका अपशोषण भी और फाइनल जो आपका है वो छोटी आंत में ही होता है। हालांकि स्टार्ट मुंह से हो जाता है, स्टार्ट तो मुंह से ही हो जाता है, उसमें जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो साथ में ही मिलना स्टार्ट कर देती है, वो पचाना स्टार्ट कर देती हैं। तो बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे, लेकिन फाइनली जो है वो छोटी आंत में होता है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 25 मीटर जो पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना, यहाँ पे आपका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे मुकेश, नेलावल्ली और दिव्यांशी। ऑप्शन में अगर आपको दिव्यांशी मिले अकेला तो भी आपको टिक कर देना है, आपका सही जवाब हो जाएगा दिव्यांशी, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों नाम दे रखे हैं, तो आप ए और बी दोनों को टिक करेंगे जब आपका आंसर सही होगा। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें भारत ने स्वर्ण पदक पता है कितने जीते थे। स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने 11, ठीक है ना। और जो रजत पदक थे वो कितने जीते थे भारत ने, तो रजत जीते थे 4 नहीं, रजत नहीं, 4 नहीं जीते थे, यहीं पे तो मिस्टेक हो, 1 जीता था, ठीक है ना, 1 जीता था। कांस्य पदक जो थे, कांस्य पदक वो जीते थे 4। और टोटल कितने हो गए ये 11 1 12 4 16 मेडल जीते थे। और बता दें इसके साथ में एक चीज़ याद रखना कि 16 मेडल जीतने के बाद भारत जो है पहले नंबर पर बरकरार रहा, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और यहाँ पे दिया है नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। कौन सा? नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इन्हें सही से कर लो और यहाँ पे सही जवाब आपका कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली। कथकली तो अभी मैंने बताया था कौन से राज्य से संबंधित है। अगर आपको समझ आ गया है तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और पंथी नृत्य जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है? पंथी नृत्य, तो मैं आपको बताऊं ये पंथी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। छठ पूजा उत्सव किस भगवान को समर्पित होती है? छठ पूजा उत्सव जो है वो किस भगवान को समर्पित होती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बताइए कहाँ मनाई जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो बता दें ये भगवान सूर्य देव जी को समर्पित है। किसे? भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होती है। और ये बिहार में विशेष रूप से मनाई जाती है ना। बिहार में विशेष रूप से मनाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथी उत्सव बताओ, हाथी उत्सव कौन से राज्य से संबंधित है? तो याद रखना भैया राजस्थान से संबंधित है ना। और अगर उसकी बात करें कौन सा था? लोकरंग, हाँ लोकरंग, लोकरंग जो है वो किस उससे संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश से है। देखो मुझे याद आ रहा था, है ना। लोकरंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है? वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो कहाँ दिया? महाबोधि मंदिर परिसर का ... के जीवन से सीधा संबंध है। तो महाबोधि मंदिर परिसर का जो किसके जीवन से सीधा संबंध है, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएंगे भगवान बुद्ध जी। कौन हो जाएंगे? भगवान बुद्ध जी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ ये जो मंदिर है ना ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका बिहार में है। कहाँ पर है दोस्त? बिहार में है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध को उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, 531 ईसा पूर्व में, 531 ईसा पूर्व में बोधि वृक्ष के नीचे, है ना। किसके? बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो एक चीज़ और याद रखना, जो मंदिर के संस्थापक हैं ना, महाबोधि मंदिर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो थे अशोक। कौन थे? वो हैं अशोक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं ये विश्व धरोहर मतलब जो यूनेस्को है ना उसने विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया है इसे। और कब किया है? तो वो भी याद रखना 2002 में। हो सकता है कि पूछ लिया जाए, यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर में 2002 में शामिल भी किया गया है। अब इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है ज्वालामुखी परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जलवायु, माफ़ी चाहते हैं, ज्वालामुखी बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया वो पहला राज्य बना है तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा आप याद रखना यहाँ पे एक वो संरक्षण और होगा उसका डुंगोंग का, डुंगोंग, देखो डुंगोंग संरक्षण जो है वो भी कहाँ पर खोला जाएगा? तो वो भी जो है बनवाया जाएगा तमिलनाडु में। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य वो भी तमिलनाडु है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा जाएगा? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विक्टम सिटी किताब के लेखक कौन है? विक्टम सिटी, देखो आपकी जो बुकें हैं उनसे संबंधित जो लेखक हैं वो आप सभी को बढ़िया तरीके से अपना तैयार कर लेना है। एक पूछा जाएगा यहाँ पे, याद रखना सलमान रुश्दी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी जो है सही जवाब हो जाएंगे। रस्किन बॉन्ड जी से भी पूछी जाती हैं। एक मैं आपको बता रहा हूँ, रोज नोट करना है, ठीक है ना, द गोल्डन ईयर्स, है ना, द गोल्डन ईयर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है वो दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की जो शुरुआत है वो किस राज्य में की है? देखो, ये जो हमारे अभियान वगैरह हैं, योजनाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी हमारे प्रश्न हैं वो हमें तैयार कर लेने हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, हमारा झारखंड राज्य हो जाएगा सही जवाब, है ना। झारखंड के वो है हजारीबाग। कौन सा है? हजारीबाग। तो वहाँ पे ये किया है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। शुरुआत की है हजारीबाग में, झारखंड के। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा, और वो मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि आप मेरे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं, है ना। उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेरी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को लोग सब ने साथ छोड़ दिया है। बिल्कुल दोस्त, यही होता है जब व्यक्ति सफल होने वाला होता है, तब उसका हर कोई साथ छोड़ देता है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है। वो देखना चाहती है कि वो जितना आपको दे रही है, क्या आप उतना लेने के लायक हैं भी या नहीं, है ना। जिंदा आदमी जो होता है उसके जीवन में परेशानियां होती हैं। मुर्दे के लिए तो दुश्मन भी रास्ता छोड़ देता है। कहते हैं ना कि अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा जहान बाकी है। तो बिल्कुल दोस्त, हम जीतेंगे, हमें विश्वास है, हम होंगे कामयाब एक दिन। और यहाँ पे देखो, हमारा प्रश्न दिया गया है कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नई संसद भवन का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? तो याद रखना, ये 28 मई 2023 को किया गया था। यहाँ पे मई कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो 28 मई 2023 को किया था, ये आप याद रखेंगे। और देखो, किसने किया था वो भी याद रखना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो ये भी आप याद रखना। इसका जो डिज़ाइन है, देखो, आप एसआई का भी पेपर देने जाएंगे और आगे भी और भी पेपर देंगे। देखो, ये चीज़ें बेसिक हैं, जान लो इससे संबंधित कि इसका जो डिज़ाइन है ना, वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था बिमल पटेल जी ने। किसने किया था? बिमल पटेल जी ने तैयार किया था। ये आप याद रखेंगे ना। इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? भाई, इसका उद्घाटन तो आपने देख लिया, 28 मई 2023 को हुआ था। इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? इसकी नींव कब रखी गई थी? तो याद रखना, ये 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ये कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? 64,500 वर्ग मीटर में, है ना। 64,500 वर्ग मीटर में बना है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें कितना लागत, कितना पैसा लगा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आप वाकई में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और उन्हें भी जोड़िएगा, है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? निम्न में से सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, वो हो जाएंगे हमारे कपिल मुनि जी। कौन हो जाएंगे? कपिल मुनि जी, ऑप्शन बी। देखो, ये प्रश्न ना इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखना, जो पतंजलि हैं वो कौन थे? तो उन्होंने उसकी की थी योग दर्शन की। इसकी योग दर्शन की, है ना। इसे मैं कैसे याद रखता हूँ? बाबा रामदेव जी से। उनका ये पतंजलि चलाते हैं, है ना, पतंजलि, और योग भी करवाते हैं। तो मैं ऐसे ट्रिक से याद रखता हूँ, ठीक है ना। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी हो जाएंगे। और ऋषि अक्षपात गौतम जी जो हैं, ये किसके वो थे? तो याद रखना भैया, ये उसके थे न्याय दर्शन, है ना, न्याय दर्शन के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबके रचयिता आपको मैंने बता दिए ना, योग ये पतंजलि और कपिल मुनि और ऋषि अक्षपात गौतम जी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले। यहाँ दिया है, निम्न में से पुराणों की संख्या कितनी है? मैंने वेद की आपको बताई थी, 4 वेद होते हैं भैया, है ना। आपके साम वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और वो ऋग्वेद, है ना। चारों मैंने बताए थे, एक गद्य और पद्य, एक से संगीत, एक से आपका वो लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, और आपका जो अर्थवेद है उसमें जादू टोना वगैरह, ये सब मैंने आपको पहले बताया, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे भी आप उसी तरीके से याद कर लो। पुराण जो हमारे हैं वो हैं 18।
कितने हैं? 18। अब इसमें एक पुराण जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ना, ये पूछा जाता है ना। ये आप बता देंगे कि मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? मुंडको उपनिषद से लिया जाता है ना। और देखो मुंडक उपनिषद जो है वो उनकी संख्या कितनी है उपनिषदों की, तो वो भी याद रखना 108 है ना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको गलत है, पुराण में बता दिया। जो मुंडको उपनिषद है वो उपनिषद से संबंधित है ना। सत्यमेव जयते जहाँ से लिया गया उनकी संख्या 108 है ना। यहाँ पे मैंने ये आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और देखो जो 6 है ना, ये वेदांग है। ये क्या है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। तो ये भी आप याद रखना। और जो 108 हैं वो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, तो वो भी आप याद रखेंगे। और यही यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होने वाली थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ यार, कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग से एकदम नहीं आती हैं, स्लिप हो जाती हैं। और यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, है ना, ये आपके लिए पता होना जरूरी है। 15 जुलाई 1913 को हुई थी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 1913, 15 जुलाई, है ना। तो 15 जुलाई 1913 को हुई थी। और किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1923 दे रखा है ना, तो 1923 में उसकी हुई थी स्वराज पार्टी की। किसकी हुई थी? स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी भी आप याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी मोतीलाल नेहरू ने, है ना। मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। 1939 में तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, जब सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे। ये तो हम लोग रोज ही करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, उड़न परी के उपनाम से किसे जाना जाता है? देखो ये आपको पता होना चाहिए। उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना। देखो फ्लाइंग सिख भी पूछा जा सकता है। तो ये मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। और मैंने पता है भाग मिल्खा भाग बहुत बार देखी है मूवी, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक चीज़ सीखी है कि वो पता है आपको, एक अपने इंटरव्यू में कहते हैं मिल्खा सिंह जी, मैंने वो देखा है और मैंने उस मूवी से भी सीखा है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर विल पावर, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क करने की क्षमता होगी, वो ज़मीन से आसमान तक पहुँचेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है ना। तो बिल्कुल दोस्त, डेडिकेशन के साथ में, अनुशासन के साथ में अपने जीवन को जियो, बाकी में मज़ा भी है और सफलता भी है, ठीक है ना। और देखो याद रखना, जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं, इन्हें बोलते हैं नाइट एंगल ऑफ इंडिया, है ना, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर कोकिला। क्या? स्वर कोकिला के नाम से। और देखो लता मंगेशकर जी को वो भी तो मिला है भारत रत्न। कब मिला था? 2001 में, है ना। और सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में मिला था, है ना। तो ये भी देखो याद रखना। मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? देखो भैया ये आपकी करंट के क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे बताओ कि हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की जो शुरुआत है वो किस राज्य के साथ की है? तो भैया देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे आप तुरंत बताएंगे भैया वो राज्य है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। सबसे बाद में कौन सा राज्य बना था? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? सोचो, अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? प्रश्न बहुत बार एक पूछा जाता है, शायद आपने अगर पेपर दिया होगा तो प्रश्न मिला भी होगा कि अंतरिक्ष से कैसा, मतलब पृथ्वी जो है वो कैसी दिखाई देती है? तो सभी कह देते हैं कि भैया काला दिखाई देती है, काली दिखाई देती है ना। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता? तो आप याद रखना, तो भी भैया काला ही दिखाई देता। ऑप्शन ए, है ना। कोई प्रकाश प्रकीर्णन होता ही नहीं, है ना, तो कैसा दिखाई देता? काला। तो आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि एक मिनट, यहाँ पे दिया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना वर्ष क्या है? ITBP का पूछा है। तो भैया बताओ ITBP का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है? याद रखना भैया 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और देखो इसके साथ में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जो 1835 में हुआ था वो सबसे पहले असम राइफल का हुआ था, जिसका मैंने मुख्यालय भी आपको बताया था शिलोंग, है ना। और बाद बाकी तो सब दिल्ली है। ये एक जो है असम इसका असम राइफल का, उसका शिलोंग है ना। और देखो 1939 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1939 में हुई थी CRPF की, है ना, ये भी मैंने आपको बताया है। और देखो एक मैंने आपको और बताया था VSF, है ना, जो मेरी सबसे फेवरेट है, VSF 1965, है ना। बाद बाकी तो देखो सैनिक तो सभी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं यार, मुझे बचपन से मैंने वो बॉर्डर मूवी देखी है ना, उसमें वो देखे थे भैरव सिंह, है ना, तो BSF की नौकरी से मुझे बहुत ज़्यादा लगा। और हालांकि मैं जाना आर्मी में चाहता था लेकिन नहीं पहुंचा, लेकिन मैं BSF जरूर ज्वाइन करूँगा एक बार। और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सांभर झील किस राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से सांभर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया, बिल्कुल याद रखना राजस्थान में। और एक यहाँ पे वो भी तो है राजसमंद, है ना, राजस्थान से ऐसे ही याद रखना, राज, है ना, राजसमंद जो है वो भी आपकी यहीं पे है, कहाँ पर, राजस्थान में। तो यहाँ पे सा नहीं बना है, देखो राजसमंद लिख दिया, सा नहीं बना, राजसमंद। और देखो मणिपुर में वो है, मणिपुर में आपकी लोकटक है ना, कौन सी, लोकटक झील, ये आपकी मणिपुर में। महाराष्ट्र में बताओ, महाराष्ट्र में लोनार है भैया, कौन सी, लोनार। ये तो हम लोगों ने काफ़ी बार करी हैं। और बिल्कुल चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शेर शाह का मूल नाम क्या था। निम्नलिखित में से शेर शाह का मूल नाम क्या था, तो याद रखना भैया, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जामों में, तो यहाँ पे आप सही बताएंगे फरीद खां। क्या था, फरीद खां। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए लगाना है, फरीद खां। और सलीम पता है किसका नाम था, सलीम जो था वो किसका नाम था, याद रखना जहांगीर का नाम था। किसका, जहांगीर का। इसके काल को वो बोला जाता था क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल, है ना, चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता था, है ना। और देखो महसदास जो है ये किसका नाम है, महसदास। तो याद रखना भैया ये बीरबल का है। ये कौन है, बीरबल का। ये पहले ऐसे वो थे जो शायद हिंदू से मुसलमान बने थे, मुस्लिम धर्म को अपनाया था, है ना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया उत्तराखंड में किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो याद रखना भैया 28 जनवरी से आपका हो जाएगा 14 फरवरी, है ना, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, नोट कर लेना, क्योंकि ये देखो आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब पेपर आपका जल्दी होगा, ये मैं आपको बता दूं। और देखो यहाँ पे दिया है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। अगर आपको ये पता होगा कि महाविभाजन वर्ष होता क्या है तो आप बता देंगे। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि वो क्या कहते थे, मतलब जिसको 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैं देखो भूल गया, शताब्दी कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं यार मैंने कुछ और बताया था, रेलवे से संबंधित कुछ था, माफ़ी चाहता हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है। और देखो महाविभाजन वर्ष होता है जिसमें जनसंख्या घटी हो, है ना, बढ़ तो रही है रेगुलर, लेकिन ऐसा कोई जनसंख्या वर्ष रहा हो जब जनसंख्या घटी हो। तो मैं आपको बताऊं जो 19 से 11 के बीच में थी ना, जो 1921 में हुई थी, जो 1921 में हुई थी जनगणना, सॉरी, जो 1921 में हुई थी ना, उसमें जो जनसंख्या दर थी वो क्या हुई थी, माइनस गई थी, पता कितना, 0.31%। इतनी कम जाने का मतलब समझ रहे हो कितना लाख आदमी हुआ, पता है, 77 लाख आदमी कम। जो 2011 की जनगणना थी और जो 21 में हुई थी उसमें 0.31% जो जनसंख्या रेट था वो कम हो गया था। तो इसलिए याद रखना महाविभाजन वर्ष आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना 1921, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं यहाँ पे अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्न में से एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो ये तो सभी को रट्टा पड़ा है कि भैया पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, है ना, कहाँ है, फ्रांस में। तो बिल्कुल दोस्त ये आप सही कर दोगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे दिया है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा किया जाता है। तो भारत से यूरोप का जो व्यापार है वो किस जल मार्ग द्वारा किया जाता है, तो वो है स्वेज नहर। क्या है,
सुएज नहर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है ना। इसका निर्माण भी याद रखना कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1859 से स्टार्ट हुआ था और ये फाइनल हो गई थी 1869 में, है ना। तो 1869 तक हो गया था, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखना कि जो आपकी सुपीरियर झील है ना, ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर है। चिल्का जो है ये खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, रूबल है। क्या है, रूबल है ना, रूस की मुद्रा का। युआन जो है ये चीन की मुद्रा का नाम है। और रुपया जो है ये बताओ, देखो यहाँ पे फ़र्क है, नहीं आप भारत लगाए, भारत का रुपया है ना, रुपया है। यहाँ पे रुपया पूछा है, तो रुपया जो है याद रखना ये इंडोनेशियाई करेंसी है। क्या है, इंडोनेशियाई जो है वो रुपया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है गुजरात राज्य का गठन वर्ष निम्न में से क्या है। गुजरात राज्य का गठन वर्ष निम्न में से क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। इसका जो गठन है वो हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था, 1 मई 1960 को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को कौन से राज्य का गठन हुआ था बताओ। याद रखना भैया, हरियाणा का हुआ था। किसका हुआ था, HR, हरियाणा का। 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000, है ना, और 15 नवंबर 2000, ये तीनों मैंने लाइन से आपको बताया था कि 26वां छत्तीसगढ़, है ना। तो ये तो हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और उसके बाद उत्तराखंड 9 को, और उसके बाद आपका झारखंड 15 को। तो बिल्कुल दोस्त, ये आप ध्यान रखेंगे ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात है वो यहाँ पे फ्लैग का पूछा गया है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, नहीं तो ऑप्शन में ये सोचो कि 2 आगे लिखा है 3 पीछे लिखा है, आज इसको टिक कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई पहले चौड़ाई बाद में, है ना। तो लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई मतलब लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 है ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है, अगर ये घुमा दिया जाए ना तो यहाँ पे आंसर घूम जाएगा फिर, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो आंसर इतने में गलत हो जाएगा और क्वेश्चन में कुछ होगा भी नहीं। और यहाँ पे देखो दिया है भारतीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये कराची अधिवेशन हुआ कब था, 1931 में। और महात्मा गांधी जी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे बताओ। उस दिन बताया था ना, बेलगांव, क्या था, 1924 था। कमेंट बॉक्स में कंफर्म कराइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न के। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया है, तो आप बताइएगा। ये पता है, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में और इसका जो पूर्ण करने का वो था 2020 तक, है ना। इसमें कितने सिटी को चुना गया था, 20 सिटी को चुना गया था। पहले चरण में 20 सिटी को चुना गया था और इसे पूरा करने की जो घोषणा है वो 2020 तक की गई थी। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे दिया है व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। व्यापार करने का जो अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो याद रखना जो धारा कौन सी है, 92, कौन सी, 92 से लिया गया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे ना दोस्त। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना, कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है। ये ऐसा बन के आ रहा है ना, जहाँ आप क्लास को जब सीधे फ़ोन पे देख रहे होंगे, जब सीधा फ़ोन पकड़ रखा है, यहाँ पे क्लास चल रही होगी, यहाँ पे ये बन के आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा 19 कुछ के सब्सक्राइबर वगैरह। इस पर क्लिक करना है, इसी पे क्लिक करना और फिर खुलेगा पूरा पेज में यहाँ पे ऐसा ये बन के आ रहा होगा। यहाँ लिखा होगा GK GS क्यूज और यहाँ पे सब्सक्राइबर वगैरह। यहाँ लिखा होगा देसी फ्रॉम गाँव वाला है, उसके नीचे एक T लगा होगा और लिखा होगा लिंक लगा होगा, T करके लिखा होगा और लिखा होगा 1 मोर लिंक। उस पर क्लिक करना, एक खुलेगा टेलीग्राम का, एक खुलेगा इंस्टाग्राम का। टेलीग्राम वाले को जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको फ्री PDF मिलती रहेगी और ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।